हेलो, दिस इज आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम फेराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। और उससे स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा समअप कर दूं तो फर्स्ट लॉ ये था। फर्स्ट लॉ इज डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था डब्ल्यू डायरेक्ट, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड क्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आई टी। ये तो फर्स्ट लॉ था। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इज W directly proportional to E, therefore W1 upon W2 equals to E1 upon E2। सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था जिसको थोड़ा सा और भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करके और क्वेश्चंस में एंट्री करूंगा। मैंने ये क्लियर कहा था कि जब 1 फेराडे जब एक्सटर्नल सर्किट में, जस्ट अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के और अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको फील होगा, मतलब एक सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि व्हेन 1 फेराडे मींस 96500 कूलम चार्ज passed through external circuit through EC। मैं EC लिख रहा हूं, EC का मतलब एक्सटर्नल सर्किट। तो डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी कितना होगा? डिपॉजिटेड अमाउंट 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा। मैंने बोर्ड पे लिखा है व्हेन 1 फेराडे मींस 96500 कूलम चार्ज पास थ्रू इन एक्सटर्नल सर्किट 1 इक्विवेलेंट अमाउंट इज डिपॉजिटेड। यही था, 1 फेराडे 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। तो यहां पर ये अब जो लाइन लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू एक्सटर्नल सर्किट डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी क्या होगा? डिपॉजिटेड अमाउंट क्या होगा? E बाय 96500, यही होगा। 96500 कूलम से जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर हो रहा है। तो सीधी बात, अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास कर रहा हूं, ठीक है, इसकी जगह मैंने 1 कूलम ले लिया, 96500 कूलम की जगह 1 कूलम चार्ज ले लिया, तो कितना डिपॉजिट होगा? E बाय 96500। और E बाय 96500 को मैं क्या लिख सकता हूं? E बाय F। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब आप देखो कि when 1 कूलम चार्ज पास थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, EC मतलब एक्सटर्नल सर्किट, डिपॉजिटेड अमाउंट एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज E बाय F। और अब अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये क्या है? When 1 कूलम चार्ज पास थ्रू इन एक्सटर्नल सर्किट डिपॉजिटेड अमाउंट क्या होगा? यानी अगर हम Q की वैल्यू 1 कूलम रख दें तो W किसके बराबर आ जाता है? Z के बराबर। अगर हम, यानी यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला है W इक्वल्स टू ZQ, और यहां पर Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। तो Q की वैल्यू 1 कूलम हो गई तो W किसके बराबर हो गया? Z के। तो Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है? Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहां पर आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि हमने Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्यों कहा है। तो Z की वैल्यू क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि when 1 कूलम चार्ज पास थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये वाली वैल्यू Z के बराबर आ गई। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि मैं
ये क्या हो गया, ये Z हो गया, क्योंकि W इक्वल्स टू जेड क्यू, Q की वैल्यू 1 लिखेंगे तो W इक्वल्स टू क्या हो गया Z। तो ये रहा Z, ये है Z, दिस इज Z, और Z की वैल्यू किसके बराबर आ गई, E/F। तो हमारे पास Z का फॉर्मूला आ गया E/F। अगर हम किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंट मास मालूम है, हमको किसी एलिमेंट का और आयन का इक्विवेलेंट मास मालूम है, तो उसको 96500 कूलम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास Z आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में Z की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में Z की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप क्या करो, उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास को 96500 से डिवाइड कर दो तो Z की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि Z का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। तो Z इक्वल्स टू क्या आ गया, तो मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, Z इक्वल्स टू E/F। फिर Z कांस्टेंट है, तो ये Z कांस्टेंट हो गया हमारे पास, सॉरी F कांस्टेंट हो गया, ये तो फेराडे है, ये कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर न्यूमेरिकल से फॉर्मूले से हटा दूं तो क्या आ जाएगा, Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, देयरफॉर Z1 अपॉन Z2 E1 अपॉन E2। और फिर E1 अपॉन E2 किसके बराबर भी है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला सेट आ गया जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, सेकंड फॉर्मूला सेट का आ गया जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसी तरह से हमारे पास Z इक्वल्स टू E/F, और फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है W इक्वल्स टू Z I, कैपिटल I ले लो, देखो बहुत बुक में कैपिटल I लिया हुआ है, बहुत बुक में स्मॉल I लिया हुआ है करंट के लिए, तो उसको आप कंफ्यूज ना करें। तो W इक्वल्स टू ZIT फर्स्ट लो वाला, ये वाला फॉर्मूला लिया। अब मैं यहां पर Z की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ Z। तो जब Z की वैल्यू पुट करूंगा इसमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू EIT अपॉन F। ये मेरा ये मानना है कि ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इसी फॉर्मूले में Z की वैल्यू रखी है, और हम E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 किसके बराबर भी है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू W1 अपॉन W2, क्योंकि E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या है, W1 अपॉन W2। तो ये अभी इस वक्त आप बोर्ड पे देख लें, जो बोर्ड पर अभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसको आप ध्यान से देख लें, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये वाले सारे फॉर्मूले ही ऐसे हैं जो हमको, ये थर्ड वाला फॉर्मूला, ये फोर्थ वाला, और ये फिफ्थ वाला, और ये सिक्स्थ फॉर्मूला, ये जो सेट है IIT एडवांस तक के क्वेश्चन आप इनसे कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों को यूज करके, थोड़ा सा अपना स्किल्स यूज करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सिक्स्थ फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, W इक्वल्स टू EIT अपॉन F। तो ये फॉर्मूले आपके माइंड में है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे के बराबर है, 1 फेराडे से 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। चलो NCERT क्वेश्चन नंबर 3.12, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। बहुत इजी है कि 1 मोल कॉपर, ये तो यहीं से हो रहा है
हमारे पास 1 मोल कॉपर प्लस 2 आयन है और उसको 1 मोल कॉपर में कन्वर्ट करना है। तो कॉपर प्लस 2 का 1 मोल है, हम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 कॉपर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 फेराडे। 2 फेराडे मतलब 2 इंटू 96487 कूलम और 2 इंटू 96500 कूलम। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वहां मेंशन कर देना हम 1 फेराडे को 96500 ले रहे हैं, तो वो आपका क्वेश्चन कोई रॉन्ग नहीं करेगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि यहां पर ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है। इसी तरह से तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 2 फेराडे। यहां पर है MnO4 माइनस Mn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं क्या करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन से हमको यहां मतलब नहीं है क्योंकि Mn प्लस 2 है, तो यहां हम MnO4 पर Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। इस पे चार्ज कितना है? 4 माइनस 2 इक्वल्स टू -1 11 से कर रहे हैं। Mn पर x 4 ऑक्सीजन पे -2 ये माइनस, तो x इक्वल्स टू +7। ये x इक्वल्स टू +7 आ जाएगा। -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो इस पर टोटल चार्ज कितना है? +7। इस पे टोटल चार्ज कितना है? +2। तो यहां पर कुल मिला के क्या हुआ? यहां पर कुल मिला के ये हुआ कि Mn प्लस 7 ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए? Mn प्लस 7 ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी तो वो +2 में कन्वर्ट हुआ। तो इसीलिए हम 5 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? 5 फेराडे। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 5 फेराडे। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 5 फेराडे, 5 इंटू 96500 कूलम। एनसीईआरटी ये क्वेश्चन कराते हुए मुझे याद आया कि एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन जो है उसमें एक ये वाला क्वेश्चन गिवन है, Cr2O7 -2 1 मोल ऑफ Cr2, इसमें लिखा हुआ था जैसे ये है ना, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अंदर इंडेक्स में मिल जाएगा 1 मोल ऑफ Cr2O7 -2 2 Cr+3। ये क्वेश्चन है बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर। यानी वो क्या बोल रहा है? Cr2O7 -2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्रोमियम +3 में। ये 2 क्रोमियम है तो ये 2 क्रोमियम हो गए। अब यहां पर भी हम क्या कर लेंगे? Cr2O7 पर हम फाइंड आउट कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 2x 7 ऑक्सीजन पे -2 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू +12, therefore x इक्वल्स टू +6। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ध्यान दें, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। यहां पर दोनों क्रोमियम है और दोनों क्रोमियम पर +6 है। दोनों क्रोमियम है और दोनों क्रोमियम पर +6 चार्ज है ईच। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों के दोनों क्रोमियम +6 वाले इधर आकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? +3 में। यानी यहां पर टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज दोनों क्रोमियम पर +12 है, या टोटल चार्ज दोनों क्रोमियम पर कितना है? +6 है। ठीक है, यानी ये क्रोमियम +3, ये क्रोमियम +6 क्रोमियम +3 में गया, ये क्रोमियम +6 क्रोमियम +3 में गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहिए इसको? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आप समझ गए? +12 से, नहीं तो आप इधर से देखें, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन गए मतलब क्या हो गया? 6 फेराडे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 फेराडे। और अगर यूं नहीं समझ पा रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इस क्रोमियम प्लस को चाहिए +3 में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी तरह से
3 इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम को चाहिए, तो 3, ये क्रोमियम प्लस 3, ये क्रोमियम प्लस 6 प्लस 3 में कन्वर्ट हुआ, ये क्रोमियम प्लस 6 प्लस 3 में कन्वर्ट हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमको 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 फेराडे आंसर आ गया इसका। तो ध्यान देना, ये भी बहुत अच्छा एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। फेराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के वीडियोस अच्छे से देख के फिर ही इस वीडियो को देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। चलो पहला वाला कर लेते हैं पहले। तो इसमें ये वाली बात है कि हमको 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप परेशान मत हो, CaCl2 को कंफ्यूज मत करो। आप देखो हम डिमांड क्या है, हमको कितना कैल्शियम चाहिए, हमको कितना कैल्शियम चाहिए? 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, बस हमारा इस पे फोकस करो आप। ये बात अलग है कि इस 20 ग्राम कैल्शियम का सोर्स ये है। तो CaCl2 में क्या है? कैल्शियम प्लस 2 और 2Cl माइनस। तो हमारे को कैल्शियम प्लस 2 का 1 मोल, ये 1 मोल कैल्शियम है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको डिस्चार्ज करने के लिए, इसको डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 2 फेराडे। और 2 फेराडे से हमको कैल्शियम कितना मिला? 1 मोल कैल्शियम मिला। और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। तो इसका मतलब इसके 1 तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 ग्राम कैल्शियम 1 मोल के बराबर है। तो अगर कैल्शियम प्लस 2 को 2 फेराडे मिलेंगे तो 1 मोल डिपॉजिट होगा, तो 2 फेराडे से 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होगा। लेकिन हमारे को तो कितना चाहिए? 20 ग्राम चाहिए। तो इज इट क्लियर? तो 1 फेराडे अगर चार्ज पास कर देंगे तो 20 ग्राम कैल्शियम तो मिलेगा। तो आंसर इज, हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 1 फेराडे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 1 फेराडे, जो यहां लिखा हुआ भी है। कैल्शियम प्लस 2, मैंने क्या कहा आपको, इसको मत सोचो आप। तो ये देखो इसमें कैल्शियम प्लस 2, ये रहा कैल्शियम प्लस 2। अगर मैंने 1 मोल कैल्शियम प्लस 2 लिया तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो 1 मोल कैल्शियम मिलेगा। 1 मोल कैल्शियम का मतलब कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, तो 40 ग्राम 1 मोल के बराबर हो गया। लेकिन डिमांड क्या है? 20 ग्राम की, तो हमको 20 ग्राम के लिए 1 फेराडे चाहिए। फिर वही मैंने कहा Al2O3। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन का टारगेट क्या है? क्वेश्चन का टारगेट आंसर इसके लिए निकालना है। हमको चाहिए 40 ग्राम कैल्शियम। और Al2O3 में एल्यूमिनियम पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। 2x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू +6, तो x इक्वल्स टू +3। तो यहां एल्यूमिनियम हमारे पास +3 वाला है Al2O3 में। तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्या था? पहले वाले में हमने कैल्शियम +2 लिया था, या Al+3 लिया। इस Al+3, 1 मोल Al+3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 1 मोल Al+3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 3 फेराडे। 3 फेराडे से मेरे को कितना मिला? 27 ग्राम एल्यूमिनियम। मुझे कितना ग्राम एल्यूमिनियम मिला? 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिला। क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम 1 मोल के बराबर हो गया। तो 27 ग्राम, तो अब इसको यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। तो 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 3 फेराडे अपॉन 27, देयरफॉर टू ऑब्टेन कितना? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा?
3 फेराडे डिवाइड बाय 27 इंटू 40। 1 ग्राम के लिए 3 बाय एफ 27 है, तो 40 ग्राम के लिए कितना है? ये तो 1 ग्राम के लिए, तो 40 ग्राम के लिए कितना है? तो इस वैल्यू को 40 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वैल्यू को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 4.44 फेराडे। तो हमको 4.44 फेराडे अगर हम मोल्टन Al2O3 में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास करेंगे तो हमारे को 40 ग्राम एल्यूमिनियम कैथोड पर डिपॉजिट होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सिंपल है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, फर्स्ट है 1 मोल ऑफ H2O2O2। अब यहां पर इसने है ना, यहां मैंने क्या कहा, हमारा टारगेट ये है 1 मोल H2O। तो 1 मोल H2O में ये वाली जो ऑक्सीजन है, 1 मोल H2O में ये वाली इस वाली ऑक्सीजन को O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। इस वाली ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमको इसने रिएक्शन नहीं बनाई है, रिएक्शन हमको बनानी पड़ेगी। तो H2O जब डिकम्पोज होगा तो देगा 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2O जब इलेक्ट्रोलाइज होता है, H2O वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, हमारा एक वीडियो और भी आएगा जिसके अंदर हम एक्वस NaCl, एक्वस AgNO3, एक्वस CSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और फिर वो इलेक्ट्रोलिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। रिएक्टिव मेटल वाले इलेक्ट्रोड्स और इनर्ट मेटल्स के इलेक्ट्रोड, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। H2O 2H, तो ये वाटर का एनोड रिएक्शन है, वाटर का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ये अभी आप याद रख लो, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन और एनोड रिएक्शन ऑफ वाटर। तो इस केस में क्या हुआ, जब हम 1 मोल H2O लेते हैं, 1 मोल H2O लेंगे तो सीधी बात है, अगर मैं सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूं तो वाटर में क्या है, 2 तो H प्लस है और एक O-2 है। अब ये O-2 अगर न्यूट्रलाइज हुआ तो हाफ O2 माइनस दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि -2 डिस्चार्ज हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल से हमको क्या मिला, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फेराडे। 2 फेराडे का मतलब 2 इंटू 96487 जो आ जाएगा 192974 कूलम, जो ये वाला आंसर है। और अगर आप 96500 लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं, मेंशन करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहां पर देखो 1 मोल FeO को किस में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां पर +3 है। तो Fe 1 मोल Fe, ध्यान दो आप, बहुत यहीं से हो रहा है ये क्वेश्चन। 1 मोल Fe +2 उधर जाकर Fe +3 में कन्वर्ट हो रहा है। हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे पास ये है 1 मोल, ये 1 मोल Fe +2 है और ये 1 मोल Fe +2 बोल रहा है कि पूरा का पूरा Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका 1 मोल है तो ये हाफ मोल ही बनेगा क्योंकि ये Fe2 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 मोल Fe +2 है तो ये 1 मोल Fe +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल Fe +3 में। यानी यहां का 1 मोल ऑफ Fe +2 1 मोल ऑफ Fe +3 में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर जब तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसका कितना होता है, 1 फेराडे। 1 फेराडे को हम क्या बोलते हैं, 96487 कूलम, जिसको 96487
500 कूलम भी लिख सकते हो आप। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 1 मोल Fe प्लस 2 बोल रहा है कि यानी फेरस 1 मोल फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है। Fe प्लस 2 को फेरस बोलते हैं, Fe प्लस 3 को फेरिक बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो थे मतलब मोल पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आ गया ये एनसीईआरटी का 3.15 क्वेश्चन। 3.15 क्वेश्चन में है, a solution of NiNO3 whole twice 2 is electrolyzed between platinum electrodes using a current of। तो हमारे को मैंने आपको बताया कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तो है ना बस इस फॉर्मूले को एक बार लिख लो, W इक्वल्स टू E I T अपॉन F। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है फेराडे लॉ के लिए। जब इस तरह से आए, वो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में फेराडे लॉ के क्वेश्चन, फेराडे से रिलेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो जो हमने पिछले अभी 3 क्वेश्चन किए वो तो 11 के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस मोल कंसेप्ट और चार्ज और फेराडे का थोड़ा सा तड़का लगा था उसमें, मतलब वो एक तरह से स्किल बेस्ड क्वेश्चन थे पहले वाले। आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है इस पे बेस्ड से पिछले 3 वाले क्वेश्चन। और ये तो अब आया है फेराडे लॉ वाला क्वेश्चन। तो जब भी फेराडे लॉ वाले क्वेश्चन आए तो आप साइड में ये फॉर्मूला लिख ही लिया करो। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। और निकल का एटॉमिक मास, निकल का जो एटॉमिक मास होता है वो आपको गिवन होगा, मैंने यहां नहीं दिया है, 60। कितना है? 60। एग्जैक्ट होता है 59.9। तो 59.9 भी हो तो भी 60 लिखो, 59.8 भी हो तो भी 60 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हमेशा एटॉमिक मास को, कभी भी एटॉमिक मास को अवॉइड करते हैं फ्रैक्शन में लिखना। लेकिन अगर जैसे कॉपर का है वो 63.5 है तो लिखना पड़ेगा 63.5 को, ना तो 63 लिख सकते हो और नहीं 64 लिख सकते हो, एरर आ जाएगी। एनीवे, तो अब यहां पर क्या हुआ, अब मैं यहां लिख रहा हूं अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस 2, यानी NiNO3 होल ट्वाइस 2। अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो Ni प्लस 2 2NO3, मतलब निकल की वैलेंसी कितनी आ गई? निकल की वैलेंसी जो आ गई हमारे पास वो आ गई 2। दूसरा, प्लेटिनम यूजिंग करंट कितना दे रखा है? हम करंट दे रखा है, या मैं जो गिवन वैल्यू है वो लिख रहा हूं, जो गिवन है वो लिख रहा हूं। आई की वैल्यू दे रखा है हमको 5 एम्पियर। 20 मिनट, तो टाइम दे रखा है 20 मिनट। लगे हाथों 60 कर दिया करो, क्योंकि हमको सेकंड में लिखना है। तो 20 मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया इनटू 6। व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड, यानी ये W पूछ रहा है। यही फॉर्मूला काम आ जाएगा। देखो आप, तो अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने उस समय भी इस पे हाईलाइट किया था अभी जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। एटॉमिक मास ऑफ निकल क्या हो जाएगा? 60। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, ये वैलेंसी है तो कितना आ जाएगा? 60/2। 60/2। तो मैं EIT अपॉन F, यस, E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है 60/2। इक्विवेलेंट मास ऑफ निकल, एटॉमिक मास ऑफ निकल 60 डिवाइड बाय 2, ये लिखा हुआ है यहां पर। I की वैल्यू कितनी है? करंट कितना दे रखा है? करंट दे रखा है 5 एम्पियर, और नीचे है फेराडे 96500। उसके अलावा फिर आगे क्या आ रहा है? टाइम दे रखा है हमको, ये रहा 20 × 60। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आप खुद ही निकाल लो। ये तो 10 में से ज्यादा सिंपल ही है। 5 × 2 is 10, तो ये 600 × 6
डिवाइड बाय 2 इंटू 965, देख लेना, आप कर लेना इसको सॉल्व, और इसका जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर है, ये वाला मैच कर लेना, 1.83 ग्राम के आसपास आ जाएगा, 1.83 आएगा, 1.8 ग्राम। अब 1.82 भी आ सकता है। अब ये यहां पर थोड़ा सा अगर वैल्यू एक दो पॉइंट ऊपर नीचे आ रही है तो आप परेशान मत होना, तो 1.8 ग्राम आ जाएगा, ये आंसर लिखा हुआ है, इस सोल्व करोगे तो आ जाएगा। एनीवे, तो ये सिंपल एक फेराडे लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन था, और इसमें हमने बेसिकली फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों ही यूज किया है, लेकिन हमने डायरेक्ट W इक्वल्स टू EITF, इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में आपको जो न्यूमेरिकल के लिए जो टूल्स थे, मतलब जो फॉर्मूले थे वो बता दिए। इन सारे फॉर्मूलों को ध्यान में रख लो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। यस, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC, यानी ये फेराडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन साफ दिख गया, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब अपन इक्वल करंट, इक्वल इलेक्ट्रिसिटी, इक्वल चार्ज पास करते हैं, मतलब ये मतलब जरूर सेकंड लॉ ऑफ फेराडे की बात कर रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक सेल में तो ZnSO4 भरा हुआ है, दूसरे में AgNO3 और तीसरे में CSO4 रेस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन सीरीज। प्रीवियस वीडियो को देखो, मैंने लिया था एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through. तो जो गिवन है वो गिवन है I, गिवन क्या है, करंट गिवन है, करंट कितना गिवन है, 1.5 एम्पियर, करंट हमको 1.5 एम्पियर was passed through them until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, यानी हमको सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है, 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, ऐसा कह रहा है वो। एट द कैथोड ऑफ सेल बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट इज फ्लो, टाइम पूछ रहा है कितना वक्त लगेगा, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड व्हाट मास ऑफ जिंक विल बी डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट होगा। ये गिवन डेटा प्लस क्या पूछा है ये है, आंसर्स भी हमको दिए हुए हैं बोर्ड पे। अब हमारे को है ना, मैंने ये कहा है कि जब भी फेराडे लॉ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो W वाला क्वेश्चन जो आता है W, तो अगर W वाला क्वेश्चन आता है तो आप कुछ न सोचें, सबसे पहले Z इक्वल्स टू EIT अपॉन F लिख दें। तो इस तरह के जो फेराडे वाले, मास वाले, टाइम वाले, करंट वाले, ऐसे सारे फेराडे के क्वेश्चन जिसमें डिपॉजिटेड मास पूछा हो, टाइम पूछा हो, एम्पियर करंट पूछा हो, ये फॉर्मूला लिख दो। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला तो काम आएगा ही, और ये फॉर्मूला जो काम आएगा, अब सबसे पहले हमारे को क्या, मैंने क्या कहा, चाहे मास पूछे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पूछे, चाहे टाइम पूछे, और ये फॉर्मूला यूं भी तो लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू Q बाय F। अगर चार्ज पूछा है तो Q कर देंगे एनीवे। अब हमारे को सबसे पहले क्या पूछा है, T पूछा है, तो T है इसमें, मैं इस T को बाहर ले लेता हूं। अगर मैं इस T को बाहर ले लूंगा तो W इंटू F, इस T को मैंने बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, WF E इंटू I। अब मैं T इक्वल्स टू W की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है, गिवन है सिल्वर के केस में, ठीक है, तो ये सिल्वर का हो जाएगा, तो यहां सिल्वर का कितना आ गया, 1.45 इंटू 96500, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108,
इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है और उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो जिस एटम और आयन की वैलेंसी 1 होती है उसका एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास सेम होता है, और करंट कितना दे रखा है 1.5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 863.7 सेकंड आ जाएगी। अब हम इन सेकंड को मिनट में क्योंकि यह आंसर मिनट में दे रखा है, तो टू कन्वर्ट मिनट, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 863.7 डिवाइड बाय 60, तो ये आ जाना चाहिए 14.4 मिनट के आसपास। तो हमारे पास 14.4 मिनट फर्स्ट आंसर मिल गया हमको। हम आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसी फॉर्मूले से ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, तो एक ही तरीके से मैं बार बार नहीं करके अब मैं सेकंड लॉ भी कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर वो समझा रहा हूं। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो अगर मैं क्या करूं, कॉपर का मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर is directly proportional to, मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये क्या यूज किया मैंने यूज किया फेराडे सेकंड लॉ। अब इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, W कॉपर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W कॉपर इक्वल्स टू आ जाएगा equivalent mass of copper and silver और mass of silver। अब केवल वैल्यू पुट करनी है। कॉपर का इक्विवेलेंट मास 31.75, क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है, कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो 63.5 है, और कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, वैलेंसी 2 है, तो 31.75 हमारे पास कॉपर का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको गिवन होगा, एटॉमिक मास कॉपर का गिवन होगा आपको 63.5, तो आप 63.5 में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्लियर नजर आ रहा है यहां कॉपर की वैलेंसी 2 है, दिख रही है ये, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब यहां पर सिल्वर का 108 इंटू ये हमको गिवन ही है 1.45। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप सोल्व कर लेना, तो ये आंसर आई थिंक जो लिखा हुआ है उससे मैच कर जाएगा 0.426, तो 0.426 यानी ये वाला आंसर हमको मिल जाएगा यहां पर ग्राम में। इसी तो ये हमने सेकंड लॉ ऑफ फेराडे यूज कर लिया इसमें। और अगर हमारे को जिंक का पूछ ले, तो अगर हमारे को यहां जिंक का पूछ लिया तो कॉपर की जगह आप क्या ले लो, इस कॉपर की जगह आप जिंक यूज कर लो, सेम क्वेश्चन हो गया। खाली कॉपर की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं, जिंक। बोर्ड पे ध्यान से देखें आप, तो कॉपर की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, जिंक। जिंक का एटॉमिक मास 65 होता है। मैंने बार बार कहा है, ठीक है, मैंने यहां नहीं दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में एटॉमिक मास गिवन होंगे, और यहां जिंक प्लस 2 साफ नजर आ रहा है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो हम एटॉमिक मास ऑफ जिंक, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक आ जाएगा
एटॉमिक मास ऑफ जिंक डिवाइड बाय 2। तो यहां पर मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मास ऑफ जिंक आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इज 65 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.45 ग्राम। एल्यूमिनियम सिल्वर का मास कितना गिवन है, 1.45 ग्राम, ये रहा गिवन है। और ये 65/2 क्या हो गया जिंक का, और सिल्वर का 108। हम इसको अब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.439 ग्राम आ जाएगी। मैं होप करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन मैं फिर आपसे बार बार कहूंगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फेराडे लॉ स्टार्ट करेंगे और सीधा उसका थर्ड वीडियो देखेंगे। आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, जैसे आप फेराडे लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब मैंने पहले मैं क्या करता था कि 1.5 घंटे का पूरा एक वीडियो बना लेता था, तो कुछ स्टूडेंट्स का और कुछ कमेंट मिले कि सर इतना लंबा वीडियो हम नहीं देख पा रहे हैं, और तो मैंने क्या किया, जो 1.5 घंटे वाला वीडियो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि हमको फेराडे लॉ पूरा एक ही टाइम पर देखना है, तो पहले फर्स्ट लॉ देख लो, जैसे वो कंप्लीट हो तो वापस सेकंड लॉ वाला वीडियो ओपन कर लो, वो कंप्लीट हो तो उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाला कर लो। ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी है। एक साथ आप 2 आवर का स्लॉट या 1.5 आवर का स्लॉट लेके और प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक चीज लिंक्ड है। आपने एक दिन तो पढ़ लिया फेराडे फर्स्ट लॉ, फिर अगले दिन या 2 दिन बाद सेकंड लॉ पढ़ा,